लास्ट टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशन में 19B एक्सरसाइज में कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर है 55, उसको देखते हैं हम लोग। 55 बोला है कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 0, -2 एट at any point x, y of the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. Find the equation of the curve. तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत है नहीं, तो फिर भी एक रफ डायग्राम बना लेते हैं समझाने के लिए। इन्होंने बोला है कि कर्व है जो 0, -2 से पास हो रहा है। मतलब मान लेते हैं ऐसा कर्व है कोई, ये पॉइंट हो गया 0, -2, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब इसके किसी पॉइंट पे लाइक एक्स, वाई, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये रहा आपका टेंजेंट। अब टेंजेंट, अब आगे बोला क्या गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx। किसके संग प्रोडक्ट चाहिए? द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल है द x कोऑर्डिनेट। इक्वेशन नंबर 1 ये आपकी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो y dy इक्वल टू एक्स डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन, y²/2 x²/2। तो अब हम यहाँ पे c भी ऐड कर सकते हैं, c²/2 भी ऐड कर सकते हैं, सबसे आंसर आएगा। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। नाउ दिस कर्व इज पासिस थ्रू 0, -2। 0, -2 से पास हो रहा है। ठीक, पर्टिकुलर बोला नहीं गया है, लेकिन 0, -2 से पास करने को बोला है, तो इसका मतलब हमें उसे पास करवा के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। तो यहाँ आ गया 4/2, 0 + c की वैल्यू 2, पुट इन सेकेंड, y²/2 x²/2 + 2, y² = x² + 4, या हम कह सकते हैं x² या -x² + y² = 4। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं थ्योरी का। बोला है 56, a curve passes through the point -2, 1 and at any point x, y of the curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of curve। तो वही सेम चीज़ हम इसमें भी एक रफ डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे पहले इस चीज़ को। तो ध्यान दें, यह है आपका एक्स वाई प्लेन। अब उसने बोला -2, 1 से पॉइंट पास हो रहा है। तो हमने कर्व ले लिया, यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया -2, 1, और इसके किसी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया q, x, y, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये x, y, अब एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ा दिया। ये हो गया आपका टेंजेंट।
आगे बोला है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये है क्यू, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कर्व और टेंजेंट के मिलने से जो हमें पॉइंट मिला, टच करने से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और ये जो टेंजेंट है ये पीछे जब बढ़ाया तो एक पॉइंट पे इसने कट किया, सपोज यहाँ पर, आगे पीछे बढ़ा देंगे, ये मान लीजिए पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है R -4, -3। अब देखो डायग्राम तो हो चुका है पूरा, अब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे और इस डायग्राम की हेल्प से हम बनाएंगे अपनी कंडीशन। उन्होंने बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR। ये क्वेश्चन पढ़ने से पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टू द पॉइंट -4, -3। तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इनके बीच में कनेक्शन बताया गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन QR, क्योंकि Q है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पीछे बढ़ाने पे R पॉइंट पे कट हुआ, तो ये R पॉइंट है। Q से लेके R तक जो लाइन बनी उसके स्लोप का ट्वाइस है, तो 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा कंडीशन के हिसाब से, dy/dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब स्लोप ऑफ लाइन QR फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y+3 अपॉन x+4। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। ये आ गया log y+3 इक्वल टू 2 log x+4 और प्लस कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जो कंडीशन हमसे बोली गई है वो इंट्रोड्यूस होगी। तो कंडीशन बोली गई थी कि ये जो है कर्व है तुम्हारा वो -2, 1 से पास हो रहा है, तो द कर्व पासिस थ्रू -2, 1, इसे पास करा दो। log 1+3 इक्वल टू 2 log -2+4 प्लस c, ये हो गया log 4, ये हो गया 2 log 2 प्लस c, log 4 इक्वल टू log 2 स्क्वायर, ये m की पावर n वाला लॉजिक, तो ये भी 4 है, ये भी log 4 है, c की वैल्यू आ गई 0, पुट इन सेकेंड। तो यहाँ से आपको मिला log y+3 इक्वल टू 2 log x+2, सॉल्व कर x+4 और सॉल्व कर देंगे इसको, y+3 log इक्वल टू log x+4 स्क्वायर, दोनों तरफ से log हो गया कैंसिल, x+4 स्क्वायर इक्वल टू y+3। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पूछी भी जाती है कभी कभी कि इकाई की इक्वेशन है, तो आप बोल देंगे दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब थोड़ा क्वेश्चन बदलता है, 57 पे आते हैं। अब 57 ध्यान से समझना, 58 वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% पर एनम, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 रुपी डबल इट्स सेल्फ इन 10 ईयर्स, और वैल्यू दी है log 2 की। अब कैसे करना है, तो प्रिंसिपल इंक्रीजेज, तो लेट द प्रिंसिपल इज P। अब प्रिंसिपल इंक्रीजेज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एट द रेट ऑफ R% पर एनम, तो R%, अब किसका बढ़ेगा, जो प्रिंसिपल आप लेके गए होगे उसी पे R% बढ़ेगा, तो R/100 इंटू P। यहाँ से इक्वेशन 1 बन जाती है तुम्हारी। इसको हम करेंगे सॉल्व, dP/P, R क्योंकि परसेंटेज है तो कांस्टेंट होगी, यहाँ dt इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका log P इक्वल टू R/100 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट, इक्वेशन हो गई 2। अब कंडीशन लगी हुई है
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ 100 रुपी डबल itself in 10 years। ठीक है, तो लगाते हैं कंडीशन। when t is 10 years and principal is 100 रुपी, तो 10 ईयर्स पे नहीं, यहाँ पे 0 ईयर्स पे आएगा, क्योंकि 10 साल बाद तो डबल हो गए हैं। तो अभी जब प्रिंसिपल जमा हुआ था, आपका डिपॉजिट हुआ था, तब 0 टाइम हुआ था, मतलब कि कुछ टाइम ही नहीं हुआ, आप रख के आए उसको। तो यहाँ आ जाएगा log 100 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से log 100 हमें मिल जाएगी। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। यहाँ से आ जाएगा log p इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू टी प्लस log 100। और यहाँ से हम log वाले एक साइड ले आएंगे, r अपॉन 100 इंटू टी। ये आ जाएगा log p अपॉन 100 log m अपॉन n की प्रॉपर्टी से, r अपॉन 100 इंटू टी। इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी 3rd। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे कि व्हेन t हो गया 10 साल और आपका जो प्रिंसिपल था वो डबल हो गया, मतलब 200 रुपये हो गए। तो यहाँ अब ये यूज़ करेंगे 200 अपॉन 100 इक्वल टू आर की वैल्यू हो गई आपकी, सॉरी आर की तो हमें निकालनी है, यहाँ हो गया आर अपॉन 100 और टी की वैल्यू हो गई 10। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। log 2 इक्वल टू आर अपॉन 10, तो आर की वैल्यू आ गई 10 log 2। अब log 2 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो वैसे ही छोड़ देना है, यहाँ दी गई है 0.6931, तो वैल्यू रख देंगे। तो 10 इंटू 0.6931 आर इक्वल टू 6.931%, मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो 6.931% था। यही हमें निकालना है कि प्रिंसिपल जो इंक्रीज़ हुआ डीपी ओवर टीटी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, वो R% के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ। हमने उसे सॉल्व किया, इनिशियल स्टेज पे गए, टी की वैल्यू 0 रुपये 100 लेके गए थे, सी की वैल्यू आ गई, वैल्यू के इक्वेशन नंबर 2 में रखी। उसके बाद जब इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स वाली ले लेंगे, और जो प्रिंसिपल था वो डबल हो गया तो 200 हो गया, उसको लगा के हम निकाल लेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू, और ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 58 तो होमवर्क लगा लीजिए, 59 ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 59 भी 60 भी दोनों आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of the balloon after t second। तो सबसे पहले तो कंडीशन जो हमें बताई गई है हम उसके हिसाब से काम करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। तो लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज स्मॉल r। ये हमने लेट कर लिया। अब कंडीशन, वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल बैलून का, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज 4/3। अब इसमें जो भी काम हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसके हिसाब से करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में -k के इक्वल ले लेते हैं। -k के इक्वल इसलिए लिया हुआ है कि कांस्टेंट रेट से क्या कहते हैं काम हो रहा है, और इन्फ्लेटेड चेंजेस यानी कि इसमें जो इन्फ्लेटेड चेंजेस का मतलब है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बलून का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए माइनस लिया गया है। इंक्रीज हो रहा होता तो प्लस ले रहे होते। तो dv/dt इक्वल टू -k, कॉन्स्टेंट रेट है तो इसलिए k लिया हुआ है। अब हमसे आगे पूछा क्या गया है, हमें उस पर काम करना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, क्योंकि यहाँ से हमारा काम अभी बनेगा नहीं,
हमें किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए वो देखो। इसमें आगे जो कंडीशन लगी है कि इनिशियली रेडियस इज 3, मतलब जब इस फर्स्ट स्टेज पे थे हम, तो ये जो रेडियस दी गई थी वो 3 थी, 3 यूनिट्स, और आफ्टर 3 सेकेंड 6 यूनिट्स, मतलब रेडियस काउंट हो रही है। और फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर T सेकेंड, और T सेकेंड के बाद बलून के रेडियस को ही हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें से चेंज करना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब वी की वैल्यू रखने के बाद। तो यहाँ से 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, आर क्यूब का हुआ 3r², आर का dr/dt इक्वल टू -k। 3 से 3 कैंसिल हो गया, r², dr इक्वल टू, यहाँ पे आप 4 पाई अखर रहने दो, -k dt। अब करो दोनों साइड इंटीग्रेशन, r³ इक्वल टू -kt प्लस कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम ये c और k हटाएंगे क्योंकि दोनों ही हमने अपनी तरफ से लिए हुए हैं। तो अब इनको हटाने के लिए हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे देखो, एट इनिशियल, मतलब जब आप बलून लेके गए तो उसमें क्या कंडीशन थी कि जब टाइम 0 था, ठीक है, 0 सेकेंड, तो जो रेडियस थी वो 3 थी, 3 यूनिट्स। ये कंडीशन हम इसमें यूज़ करेंगे यूजिंग इन थर्ड। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4π/3 r³ तो 3³ इक्वल टू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू 4π इंटू 9 आ जाएगी, मतलब c की वैल्यू 36π, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हुआ होगा। अब ये हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 4πr³ इक्वल टू -kt प्लस 36π, इक्वेशन नंबर 4। अब k की वैल्यू निकालनी और है, तो बोला है आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के बाद r जो है वो 6 यूनिट्स हो गया। तो अब यूजिंग इन फोर्थ, ये फोर्थ में यूज़ करेंगे। 4π/3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 6 तो 6³ -kt मतलब 3k प्लस 36π। सॉल्व करो इसको, 4π इंटू 6 इंटू 36/3 इक्वल टू -3k प्लस 36π। 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 288π माइनस 36π इक्वल टू -3k। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, या 36 माइनस कर दो, यहाँ से k की वैल्यू 84π। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे फोर्थ में, तो पुट इन फोर्थ। यहाँ आ गया 4π/3 r³ इक्वल टू 84π, क्योंकि माइनस वहाँ पहले से है, इंटू t प्लस 36π। अब इसमें हम क्या करना है, सॉल्व करो इसको, क्योंकि हमें निकालनी है r की वैल्यू। क्योंकि उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन लगा हुआ है यही था कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड। तो हमें यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो पूरे में हम 4π का डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 r³, 4 का पाई का डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा 21t, और यहाँ किया तो 9। तो r³ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 63t प्लस 27। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 63t प्लस 27 होल पावर 1/3। तो क्वेश्चन में आपसे जो बोला गया था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ये था कि आपको यहाँ पे कंडीशन दी गई थी कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। तो हमें सबसे पहले स्फेरिकल बलून का रेडियस लेना पड़ा स्मॉल r, फिर वॉल्यूम डिफाइन किया 4/3 पाई r³, इक्वेशन नंबर 1। अब उसने बोला था कि वॉल्यूम इन्फ्लेटेड चेंजेस विद ए कांस्टेंट रेट, तो dv/dt के तो आना है, पक्की बात है, कांस्टेंट रेट है, और क्योंकि इन्फ्लेटेड चेंजेस हो रहे हैं इसलिए माइनस आएगा। तो dv/dt इज इक्वल टू -k।
फिर अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें आर को यहाँ पे लाना पड़ा, बिकॉज ऑफ लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि आर और टी के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब टी सेकेंड्स के बाद आर की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए वी नहीं चाहिए हमें, तो वी हटाना पड़ेगा। 4/3 पाई आर क्यूब हमने वी की जगह रख के इक्वेशन नंबर 3 बना ली। अब इसमें इनिशियल कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाई कि जब हम लेके गए थे बलून को, तो टी की वैल्यू थी 0, मतलब टाइम था 0, और आर यानी रेडियस इनिशियल स्टेज पे 3 यूनिट थी। उससे हमें सी की वैल्यू मिल गई। थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन 4 बन गई। फिर बोला 3 सेकंड के बाद रेडियस जो थी वो 6 यूनिट्स हो गई। अब हमने इसको यूजिंग फोर्थ में किया और वहाँ से के की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 4 में रखी, तो हमको ये कंडीशन मिल जाएगी। जब मिल जाए तो पूरे में 4 पाई का डिवाइड किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, और दैट इज़ योर फाइनल वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ टी, और दैट इज़ योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakhs if the rate of growth of bacteria proportional to the number present? ठीक, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लेट द बैक्टीरिया इन द कल्चर इज n, और dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। ये हमसे लास्ट लाइन में बोला गया है कि कहा गया है यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में कि इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब रेट का मतलब ही होता है टाइम के रिस्पेक्ट में उन बैक्टीरिया के काउंट में ग्रोथ हो रही है, तो n जो है वो बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव रहेगा। इस प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो मतलब जितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे उसके ये ग्रोथ जो है प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो n हमने बैक्टीरिया काउंट मान लिया था, तो dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। dn/dt जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट ले लेगा उसकी जगह, इसको हम कर देंगे सॉल्व। ये आ गया आपका log n इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब फिर वही कहानी कि के और एस सी हमने अपनी तरफ से लिए हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं की कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आया एट इनिशियल, देखो बोला है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 lakh। ठीक, अब इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 lakh, इसका मतलब है इनिशियल जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया काउंट 1 lakh था आपके पास। तो यूजिंग इन सेकेंड में हम इसको कर लेते हैं यूज़। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास log 10⁵ इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू log 10⁵। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड। तो यहाँ आ गया log n इक्वल टू के टी प्लस log 10⁵। इसको हम log वालों को एक साथ ले आते हैं, बाद में कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। तो ये हो गया n/10⁵ इक्वल टू के टी, इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं आगे की तरफ। तो अब क्या बोला है कि आफ्टर, ठीक है, कितने सेकंड्स के बाद, आफ्टर 2 आवर्स, टी इक्वल टू 2 आवर्स, जब 2 आवर्स आपके बीत गए, ख़त्म हो गए, तब ये काउंट कितना हो गया, तो इंक्रीज्ड बाई 10%। तो 10% बढ़ गया ये, यानी कि अब जो n है वो जो 10⁵ था वो अब 10⁵ से बढ़कर कितना बढ़कर 10% बढ़ गया। तो हमने 10⁵ का 10% निकाला और 10⁵ में ही ऐड कर दिया। सॉल्व किया, n 1 lakh प्लस ये आ जाएगा आपका कैंसिल हो के 10,000, मिलके हो जाएगा 1,10,000, जिसको हम लिख सकते हैं 11 × 10⁴। ये n की वैल्यू आ गई यूजिंग इन थर्ड में हमने यूज़ किया log 11 × 10⁴ अपॉन 10⁵ इक्वल टू के टी यानी 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू कैंसिल हुआ,
1/2 log 11/10। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो हमें मिल जाएगा log n/10⁵ 1/2 log 11/100 इंटू t। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 4। अब क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है अब उस पर काम करेंगे हम और फिर उस हिसाब से आंसर आएगा। क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है इन हाउ मैनी विल द काउंट रीच 2 lakhs, मतलब कितने आवर्स के बाद ये काउंट रीच 2 लाख हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर द बैक्टीरिया काउंट इज 2 lakhs इन टी आवर्स। अब हमें तो पता नहीं है आवर्स, तो हमने टी आवर्स मान लिया, रखेंगे ये लॉग। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10⁵ अपॉन 10⁵ 1/2 log 11/10 और इंटू टी। ठीक, अब ये स्मॉल टी है तो इसको हम कैपिटल टी बना लेते हैं, जिससे कि दिखाई देगी हमने क्या किया कि कैपिटल टी आवर्स में ये बढ़ गया तो कैपिटल टी यहाँ आ गया। अब कैपिटल टी की ही वैल्यू निकालनी है, तो 2 log 2 अपॉन log 11/10, यानी इतने आवर्स के बाद आपका बैक्टीरिया काउंट 2 लाख हो जाएगा। आप आंसर कर लें चेक, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब इसमें log 11/100 की वैल्यू तो दी नहीं है, ना लॉग टेबल होगी, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने बोला था एक कल्चर में कुछ बैक्टीरिया हैं, तो हमने उसका काउंट ले लिया कैपिटल N। ठीक, यहाँ एक बात का ध्यान रखना, गलती होगी कि बैक्टीरिया काउंट 1 लाख नहीं लेना है। ठीक, वो आप तब लेंगे जब इनिशियल स्टेज पे आएंगे, अभी हमें कुछ ना कुछ लेके चलना है, तो हमने वो N ले लिया। एन लेने के बाद उन्होंने बोला था जो बैक्टीरिया काउंट है वो बढ़ रहा है, वो यानी प्रोपोर्शनल है अपने ही रेट के। कांस्टेंट रेट नहीं बोला था, अपने ही रेट के बोला हुआ था कि जितना था उसके प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखा कि एन हमने लिया हुआ है तो उसके प्रोपोर्शनल है, तो dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू एन। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कि उसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद हमने उसे इंटीग्रेट किया, इक्वेशन 2 बनाई। अब आएगी इनिशियल स्टेज, कि इनिशियल स्टेज पे जब टाइम 0 था तो काउंट था 10⁵, मतलब 1 लाख। इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको यूज़ किया, सी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख के इक्वेशन नंबर थर्ड बना ली। थर्ड बनाने के बाद आपको बोला हुआ है कि जब टाइम 2 आवर्स हो गया तो वो 10% बढ़ गया। तो 10% किसका बढ़ गया, 10⁵ का। तो हमने 10⁵ में उसका 10% ऐड कर दिया, तो n की वैल्यू 11 इंटू 10⁴ आ गई। इक्वेशन नंबर थर्ड में यूज़ करके k की वैल्यू निकाल ली। k की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखा तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमने फाइनलाइज किया। फाइनलाइज लास्ट में हमसे ये पूछा गया था कि 2 लाख बैक्टीरिया काउंट हो जाए कितने टाइम के बाद। तो हमने मान लिया कि जो बैक्टीरिया काउंट है वो 2 लाख होगा टी कैपिटल टी आवर्स में। अब ये इक्वेशन नंबर 4 में रख के इसको सॉल्व किया तो हमें कैपिटल टी की मिल गई वैल्यू, और यहाँ पर आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, क्या है इसकी कहानी, सब बातों पर डिस्कशन होगा। ठीक, तो पहले हम समझते हैं। ठीक है, देखो दिस टाइप ऑफ differential equation have the x and y based functions in that form which never be separate। यानी इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी उसमें आपके
किसी भी एक्स और वाई के फंक्शन को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे पिछले वाले में आप सेपरेट कर पा रहे थे डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन और डी वाई के साथ वाई का फंक्शन, यहाँ वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। इस वजह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नाम इसका पड़ रहा है। और होमोजीनियस को मैं पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बोला डी वाई ओवर डी एक्स, अब यहाँ पर एक कंडीशन हमने बनाई कि एफ एक्स प्लस जी वाई अपॉन एफ एक्स इंटू जी वाई, मान लो ये बन गई। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि ऐसा हो जाए एफ एक्स प्लस जी वाई अपॉन एफ एक्स माइनस जी वाई। ठीक है, या ऊपर माइनस तो नीचे प्लस और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इनमें क्या सीन होता है हमारे पास कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये होमोजीनियस हैं, तो आप उसके लिए करेंगे क्रॉस चेक। देखो, क्रॉस चेक टू फाइंड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये कभी कभी चेक करवा भी लेते हैं, तो इसका ध्यान रखना कि आपको आना चाहिए ये चेक। ठीक है, नहीं आता होगा तो क्या होता है, आप या आपको पता तो है कि होमोजीनियस है लेकिन आप चेक करना नहीं जानते, तो एग्जामिनर बोल देगा चेक करके और फिर अगर होमोजीनियस है तो सॉल्व करो। ठीक है, और नहीं तो किसी और मेथड से सॉल्व करो, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले फर्स्ट सेपरेट डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई in left hand side and remaining functions or expression in right hand side। सबसे पहला काम आपको लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई ओवर डी एक्स बना लेना है या डी एक्स ओवर डी वाई, और राइट हैंड साइड में बाकी का जितना फंक्शन एक्सप्रेशन है वो सब राइट में ले जाओ। ठीक है, आइदर प्लस और माइनस जो भी है सब राइट में ले जाओ। लेफ्ट में डी वाई ओवर डी एक्स अकेला होना चाहिए या डी एक्स ओवर डी वाई बनाया तो वो अकेला होना चाहिए। अब क्या करेंगे, पुट वाई इक्वल टू लैम्डा वाई एंड एक्स इक्वल टू लैम्डा कैपिटल एक्स, ये हमें सबसे पहले पुट कर देना है। एंड डी वाई यानी स्मॉल डी वाई की जगह कैपिटल डी वाई और स्मॉल डी एक्स की जगह कैपिटल डी एक्स। ऑब्वियस है लैम्डा के साथ, तो वो तो कैंसिल ही हो जाना है बाद में लैम्डा, ये डी वाई ओवर डी एक्स बनाओगे जब। तो ये पुट करने के बाद नाउ देयर आर 3 केसेस अराइज। आपके यहाँ पे 3 केस अराइज होते हैं। ठीक, अब वो केसेस डिस्कस होंगे, उन्हीं पे हमें बेस करके सारा खेल बनाएंगे। पहला, इफ लैम्डा विल बी कंप्लीटली वैनिश्ड then the differential equation is homogeneous। यानी कि अगर आपने ये पुट करने के बाद सॉल्व करने के, जब सॉल्व किया उसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व से मतलब है लैम्डा वैम्डा कॉमन निकाला, सॉल्व किया, अगर लैम्डा पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है पूरी इक्वेशन में से, तो कंडीशन समझ जाओ होमोजीनियस की है। दूसरा, इफ लैम्डा completely taken out from the given differential equation, then also the differential equation is homogeneous। अब ऐसा हो जाए कि आपने उसे सॉल्व किया ये पुट करने के बाद और लैम्डा पूरा कॉमन आ गया, कैंसिल नहीं हुआ,
वैनिश नहीं हुआ, लैम्डा पूरा कॉमन आ गया, बाहर आ गया, ठीक। तो हम तब भी हम समझ लेते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है। थर्ड, इफ लैम्डा not to be vanished and not to be completely taken out from differential equation, then the differential equation is not homogeneous। यानी कि इन्होंने बोला है कि ना तो लैम्डा डिलीट हो पूरी तरीके से, ठीक है, और ना ही क्या कहते हैं कम्प्लीटली बाहर आए। तो उन कंडीशंस में क्या कहते हैं आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस नहीं होगी। ये नॉट वाला पॉइंट है। ऊपर वाले दोनों पॉइंट जो है वो होने वाले पॉइंट है। अब हम इनको ज़रा मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है, तो ये क्लियर होंगी। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल लेके दिया, इफ dy ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। हमने पूछा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो आप देख के भी पहचान सकते हो कि होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आप ऊपर पावर देखिए 2 है और नीचे पावर भी x की 1 और y की 1 2 है, तो बराबर पावर है, इसका मतलब है ये होमोजीनियस है। अभी हम पहली कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हमने इसे चेक किया, तो पुट किया x इक्वल टू लैम्डा एक्स और y इक्वल टू लैम्डा वाई, और dx की जगह लैम्डा डी कैपिटल एक्स और dy की जगह लैम्डा डी कैपिटल वाई। ये हमने इसमें पुट किया, तो हमें क्या मिला, dy ओवर डी एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर ऊपर से आ गया कॉमन, अपॉन में लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई कैंसिल हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। पहली कंडीशन के हिसाब से लैम्डा पूरी तरह डिलीट हो गया, इसका मतलब है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। हमने लिया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई। अब इसको भी हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो है ये होमोजीनियस है। देखो ऊपर की पावर 3 नीचे पावर 2, ठीक। तो इसका मतलब है कि इसमें लैम्डा जो है कॉमन आ जाएगा कम्प्लीटली, तो ये भी होमोजीनियस है। फिलहाल हम इसे चेक करते हैं। अगर आप देख के नहीं भी पता लगा पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, हम इसको चेक करेंगे। तो पुट x इक्वल टू लैम्डा कैपिटल एक्स, वाई इक्वल टू लैम्डा कैपिटल वाई, डी एक्स इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी एक्स एंड डी वाई इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी वाई। ये हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ आ गया डी वाई कैप अपॉन डी एक्स, यहाँ आ गया आपके पास लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब लैम्डा क्यूब वाई क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, डी वाई ओवर डी एक्स लैम्डा क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई कैंसिल आउट, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई, और एक लैम्डा बाहर कॉमन आके बच गया। तो अब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस, अभी भी ये होमोजीनियस है, क्योंकि अब इसमें वो सेकंड पॉइंट लग गया। ये वाला बोला था ना कि या तो कम्प्लीटली बाहर कॉमन आ जाए या डिलीट हो जाए, तो दोनों पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि तीसरे पॉइंट कैसे नहीं होगा, तो वो डिस्कस करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हमने बनाया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स वाई या एक्स स्क्वायर वाई, ये हमने बना दिया। पुट एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, वाई इक्वल टू लैम्डा वाई, डी एक्स इक्वल टू लैम्डा डी कैपिटल एक्स, डी वाई इक्वल टू लैम्डा डी कैपिटल वाई। ये हमने इसमें पुट किया।
डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स, यहाँ आ गया लेमडा क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ आ गया लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स लेमडा स्क्वायर कॉमन, लेमडा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन लेमडा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया। 1 अपॉन लेमडा, लेमडा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ देख सकते हैं कि लेमडा बाहर तो आ रहा है लेकिन अंदर भी बच गया, ये रहा, ये जो बच गया ये नहीं बचना चाहिए था। तो विच इज नॉट होमोजीनियस। तो ऐसे आप पता लगाओगे एग्जाम में, और अगर एग्जामिनर पूछेगा तो बताओगे भी कि ये इस तरीके से होमोजीनियस नहीं होगा और बाकी इन दोनों तरीके से होमोजीनियस हो जाएगा। ऐसे हम पता करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल आता है कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि होमोजीनियस है तो हम इसे अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब हम हेडिंग लगा रहे हैं हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ इफ वी हैव द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy over dx equal fx plus minus gy upon fx minus plus gy, then put y equal to vx and dy over dx equal to v plus x dv over dx, where v is function of x in equation first. Then the differential equation is reduced in, reduce मतलब चेंज या बदल जाना या इंटरचेंज, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। यानी क्या होगा, जैसे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आती है डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 1, तो हम इसमें y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट कर देंगे। और पुट कर जैसे ही पुट करोगे सॉल्व करोगे तो पूरी इक्वेशन v और x का सेपरेशन बन जाएगी, मतलब जो हम अभी कल पढ़ के आए थे वो बन जाएगा, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। और उससे हम उसको करेंगे सॉल्व वही अपना सेपरेशन वेरिएबल वाले से, और लास्ट में जो हमने पुट किया था उसको रिप्लेस कर देंगे, v की वैल्यू को y अपॉन एक्स के साथ, मिल जाएगा हमें हमारा आंसर। सिमिलरली ये तो एक पॉइंट हो गया इसका। मान लो if the type is of dx over dy equal to fx plus minus gy upon fx minus plus gy, then put x equal to vy, तब हमें ये पुट करना है, ठीक, v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई, ये पुट करना है। और अब यहाँ पे जो v है वेयर v इज फंक्शन ऑफ y, अब ये पुट करना है और इसके बाद हम इसे चेंज कर लेंगे वेरिएबल सेपरेशन में और तब आ जाएगा हमारा आंसर। और इस क्वेश्चन को यानी कि इस टाइप के मेथड को हम ऊपर वाले से भी सॉल्व करते हैं और ऊपर वाले को नीचे वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अब यहाँ आती है कंडीशन इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है नोट में। इफ द होमोजीनियस differential equation
कंटेन्स e की पावर y अपॉन एक्स, साइन y अपॉन एक्स, कॉस y अपॉन एक्स, टेन y अपॉन एक्स, कॉट y अपॉन एक्स, सेक y अपॉन एक्स, कॉसेक y अपॉन एक्स, देन वी कैन ओनली सॉल्व दिस टाइप of differential equation by putting y इक्वल टू वी एक्स। मतलब कहने का ये है कि ये जो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट थी ना, इनको हम आपस में इंटरचेंज करके भी चेंज कर सकते हैं। मतलब हम डी वाई ओवर डी एक्स वाले में y बराबर वी एक्स रख दें या y बराबर एक्स वाई तो x बराबर वी वाई रख दें, सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वाले में हमने x बराबर वी वाई रखा है, इसकी जगह y बराबर वी एक्स रखते हैं, तब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली नोट में कोई इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर y अपॉन एक्स या साइन y अपॉन एक्स या कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y अपॉन एक्स के साथ मिल गया तो फिर वो केवल y बराबर वी एक्स से ही सॉल्व करना है। अगर आपने उसमें उल्टा लगा दिया तो आपके इंटीग्रेशन फंस जाएंगे, इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। सिमिलरली इफ़ द होमोजीनियस differential equation contains e की पावर x अपॉन y, साइन x अपॉन y, कॉस x अपॉन y, टेन x अपॉन y, कॉट x अपॉन y, सेक x अपॉन y एंड कॉसेक x अपॉन y, इन ये आपको मिल रहे हैं अगर, तो देन द डिफरेंशियल इक्वेशन is only solved by putting x इक्वल टू वी वाई। अगर ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो वह x इक्वल टू वी वाई से ही सॉल्व होगी। अगर आपने कोशिश की इन दोनों को आपस में मिक्स करके सॉल्व करने की तो ये सॉल्व ही नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब इनके क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल वाले वीडियो में एक्सरसाइज को, ठीक है, और समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस हुई। आपका काम केवल इतना है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोस देखें, पॉइंट समझें और पीछे जो होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट रखें, जिससे कि कल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज में हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।